बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम MCM 101 इंट्रोडक्शन टू मास कम्युनिकेशन का शॉर्ट लेसन नंबर 41 का आगाज़ करेंगे। तो लेसन नंबर 41 का नाम है ग्लोबलाइजेशंस ऑफ मीडिया। इसमें आपको बहुत कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए गए हैं कि किस तरह से जो मीडिया है वो ग्लोबलाइज है या किस तरह से अर्निंग मतलब कि कमाई का सोर्स है किसी भी एक कंट्री के लिए, या फिर जो है मीडिया जो है ग्लोबलाइजेशन के साथ किस तरह से पॉपुलैरिटी हासिल कर रहा है। ओवरऑल आपको लेसन नंबर 41 में बताया गया है। तो लेसन का आगाज़ करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है उन व्यूवर से जिन्होंने अभी तक साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली प्लीज़ साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी कर दें, क्लासमेट के साथ शेयर करें। और आप अगर मॉडर्न और इस्लामिक साइकोलॉजी के हवाले से जानने में इंटरेस्टेड है तो इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल पावर्ड बाय साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। और आप हमें इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर और फेसबुक में भी फॉलो करते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर और फेसबुक का लिंक भी मिल जाएगा। लेसन के आगाज़ में आपको कुछ इस तरह से इसमें बताया गया है फर्स्ट पैराग्राफ में कि ग्लोबलाइजेशन इज अ बज वर्ड। अब ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बज बज मतलब कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला। ओके, तो ग्लोबलाइजेशन अब एक बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला लफ्ज़ बन गया है और ये ज़्यादातर ना इकोनॉमिक्स की दुनिया में सुना जाता है, जहाँ ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस अपनी एक्टिविटीज़ को ना बढ़ाने और बहुत ज़्यादा पैसा कमाने में बिजी है। कॉरपोरेशंस की ना एक्सपेंशंस मतलब कि एक्सपेंशंस का जो प्रेशर इतना ज़्यादा है कि ना कई दफ़ा गवर्नमेंट और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि यूएनओ भी ना सिर्फ इन कंपनीज़ के लिए ना काम करती नज़र आती हैं। ग्लोबलाइजेशंस का ट्रेंड कुछ ऐसे क्रिटिसाइज भी होते हैं कि ये सिर्फ कुछ लोगों को ना अमीर बनाते हैं और बाकी लोग गरीब, सिर्फ फाइनेंशियल नहीं बल्कि ना कल्चरल तौर पर भी। और ये डिबेट हर जगह होती रहती है। ओके, तो सेकंड इस वाले पैराग्राफ में आप स्टूडेंट्स को कुछ इस तरह से इसमें बताया गया है कि मीडिया जो एक इंटरनेशनल एंटिटी है, न सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टर का हिस्सा है बल्कि ये अपने कल्चर को भी ना रिप्रेजेंट करता है। इस ग्लोबलाइजेशन में शामिल भी हो गया है और काफ़ी लोग ना डर रहे हैं कि ये न्यू ट्रेंड ना डेवलपिंग कंट्रीज़ और इनके रीजनल कल्चरल्स के लिए काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। अब हम मीडिया के और ग्लोबलाइजेशन के मुख्तलिफ जो पहलू हैं, मतलब कि एग्जामिन वेरियस एस्पेक्ट्स जो है वो उनको समझने की कोशिश करेंगे। ओके, सबसे पहले है जो वेरियस एस्पेक्ट्स जिसको हम एग्जामिन करेंगे वो है मीडिया एंड कंज्यूमरिज्म्स। इसमें फर्स्ट ऑफ पैराग्राफ में मतलब कि पहले पैराग्राफ में आपको कुछ इस तरह से इसमें बताया गया है कि मीडिया और कम्युनिकेशंस इंडस्ट्री से ग्लोबलाइजेशंस को ना आगे बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। सबसे पहले टेलीकम्युनिकेशंस का रोल क्रिटिकल है क्योंकि ना ये ग्लोबलाइजेशंस में प्रोडक्शन स्ट्रेटजीज को ग्लोबल बनाने में मदद करती है। अगर आजकल ग्लोबलाइजेशंस का पेस और डेप्थ ये लेवल पर चल रहा है ना, तो इसके लिए ना सोफिस्टिकेटेड टेलीकम्युनिकेशंस नेटवर्क का होना ज़रूरी था। इसके अलावा कंटेंट इंडस्ट्री से जैसे कि टेलीकम्युनिकेशंस या टेलीविजन से म्यूज़िक, वीडियो, फिल्म और इंटरनेट डायरेक्टली ना एडवर्टाइजिंग के ज़रिए और इनडायरेक्टली कंज्यूमरिस्ट और इंडिविजुअलिस्टिक लाइफस्टाइल्स को ना प्रमोट करके कंज्यूमरिज्म के लिए कल्चरल प्रेपरेशन से करती है। और ये प्रोसेस न्यू मार्केट्स खोलने और प्रोडक्ट्स को बेचने का पार्ट भी है और कल्चरल और दूसरे बैरियर्स को तोड़ने में मदद भी करती है। और इस वाले पैराग्राफ में बताया गया है एक दूसरा फैक्टर कि किस तरह से मीडिया और कंज्यूमरिज्म्स होता है। इसमें कुछ इस तरह से आप स्टूडेंट्स को इस वाले पैराग्राफ में बताया गया है कि मीडिया और कम्युनिकेशंस का ना ग्लोबलाइजेशंस जो दूसरे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स में भी हेल्प कर रहे हैं।
जैसे कि सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स में ट्रांसफॉर्मेशंस, और ये काफ़ी हद तक ना उन साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से भी होता है जो मीडिया और कम्युनिकेशंस की कमर्शलाइजेशन से हो रहा है। और इसका इफेक्ट्स है सोशल फंक्शंस है, जैसे कि इंडिविजुअल और कम्युनिटी आइडेंटिटी, लैंग्वेज और कल्चरल डाइवर्सिटी, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, पब्लिक स्पेयर्स का इंटीग्रिटी, इंफॉर्मेशन और नॉलेज का अवेलेबिलिटी, और मीडिया का यूज़ डेवलपमेंट, एजुकेशन और ह्यूमन राइट्स पर्पस के लिए हो रहा है। डोमिनेंस ऑफ टीएनसी बैक्ड बाय गवर्नमेंट्स। अच्छा, इसमें ना टीएनसी का जो वर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जा सकता है इसका एब्रीविएशन। ओके, इसमें बताया गया है ओवरऑल के ग्लोबलाइजेशंस की ना मीडिया सिस्टम्स के एनालिसिस में ये देखा गया है कि काफ़ी ना हिस्टोरिक, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फैक्टर्स ने ट्रांसनेशनल कंपनीज, अब टीएनसी से क्या मनाता है, ट्रांसनेशनल कंपनीज और बड़ी बड़ी कंट्रीज़ की डोमिनेशंस को ना इन्फ्लुएंस किया है, और ये मार्केट लॉस को ना अफेक्ट है, जो ना मीडिया इंडस्ट्री को भी अफेक्ट करता है। मीडिया सेंट्रलाइजेशंस, मीडिया किस तरह से सेंट्रलाइज होता है ग्लोबलाइजेशंस में, आपको ओवरऑल इसमें बताया गया है। तो इसमें फर्स्ट इस वाले पैराग्राफ में कुछ इस तरह से इसमें आप स्टूडेंट्स को बताया गया है कि ग्लोबल मीडिया एक्सपर्ट का कहना है कि ये प्रोसेस मीडिया की ना कमर्शलाइजेशंस को अफेक्ट करता है और डेमोक्रेसी को भी, जो एक गवर्नेंस का सिस्टम भी है। और इनके मुताबिक ग्लोबल मीडिया सिस्टम्स का ट्रेंड ये है कि ये मीडिया सेंट्रलाइजेशन का हिस्सा बन जाता है, जिससे ना 30 बड़े ट्रांसनेशनल कंपनीज लीड करती हैं, जिसको 30 बड़ी ट्रांसनेशनल कंपनीज लीड करती हैं, जो मीडिया को अपने कंट्रोल में रखते हैं। और इस प्रोसेस में ना इकोनॉमिक इंटरेस्ट और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से मिलकर काम करते हैं, जिससे लार्ज कंट्रीज मीडिया को अपने आइडियोलॉजिकल और इंफॉर्मेशनल कंट्रोल के लिए यूज़ करते हैं। ओके, तो आफ्टर प्रोवाइडिंग अ शॉर्ट हिस्टोरिक ओवरव्यू, ओवरऑल इसमें ना कुछ इस पूरे पैराग्राफ में आप स्टूडेंट्स को कुछ इस तरह से इसमें बताया गया कि एक्सपर्ट ने ना मीडिया के हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को ना समझाया है, जैसे कि पहले प्रेस, गज़टी, पैम्पलेट्स और पहली न्यूज़पेपर्स, और फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का डेवलपमेंट। और ये सब ना चीज़ें मीडिया मार्केट की डायनामिक्स को ना समझाने में मदद भी देती है, और मीडिया कॉपरेशंस की स्ट्रेटजीज और फंडिंग को समझना भी ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर टाइम वार्नर, डिज्नी, बार्टल्समैन, वेयरकॉम और न्यूज़ कॉरपोरेशन से जैसी कंपनीज है ना, जो प्राइमरीली फिल्म्स और टेलीविजन बनाने में इन्वॉल्व्ड है। डीज टी एन सी मत। अच्छा, इसमें ना बहुत इंटरेस्टिंग आपको फैक्ट्स बताएंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली ये जो रेशो बताई गई है कि किस तरह से ये इनकम सोर्स है इनका सालाना बजट का, जैसे कि यहाँ पे बिगेस्ट जो मीडिया कॉर्पोरेशंस है वो इनकम जो कमा रही हैं वो 25 बिलियन है, डिज्नी की जो वो 24 बिलियन है, न्यूज़ कॉर्पोरेशंस की 10 बिलियन है। ओवरऑल मैं आपको बता देता हूँ पढ़ के इसमें क्या कुछ आपको बताया गया है। तो ये जो सोर्स है, मतलब कि ये जो ट्रांसनेशनल कंपनी ग्लोबल मीडिया मार्केट पे ना टॉप प्लेयर्स हैं, और इनका ना फाइनेंशियल वेल्थ भी बहुत ज़्यादा है। जैसे कि टाइम वार्नर की एनुअल जो इनकम है वो तकरीबन 25 बिलियन है। टाइम वार्नर की इनकम, एनुअल इनकम क्या है, बजट क्या है, 25 बिलियन, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। डिज्नी की 24 बिलियन है और न्यूज़ कॉर्पोरेशन की 10 बिलियन है। और इनका ना इकोनॉमिक पावर मीडिया प्रोडक्शंस और पब्लिशिंग एक्टिविटीज़ की वजह से है, जिसमें ना इंटरनल ग्रोथ और एक्विजिशंस भी शामिल हैं। मीडिया फ्रीडम एंड ऑब्जेक्टिविटी डिक्लाइनिंग, इसमें आप स्टूडेंट्स को फर्स्ट इस 3 लाइनों के पैराग्राफ में कुछ इस तरह से इसमें बताया गया है कि पहले मीडिया का ना जो स्लोगन था ना, जैसे कि फ्रीडम, मतलब कि पहले जो स्लोगन्स थे मीडिया के वो बताएंगे शुरू में। तो पहले मीडिया के जो स्लोगन थे जैसे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस, ट्रूथफुलनेस, एक्यूरेसी और फेयर रिपोर्टिंग, अब ये सब क्वेश्चंस के ना दायरे में आ चुके हैं। आजकल कमर्शियल्स वैल्यूज़ ने मीडिया को ना डोमिनेट कर लिया है। ओके,
और इस वाले पैराग्राफ में आप स्टूडेंट्स को कुछ इस तरह से इसमें बताया गया है कि इकोनॉमिक मार्केट रिलेशंस जो ट्रांसनेशनल कंपनीज के अंदर आती हैं, इनका ना मीडिया पर बहुत बुरा असर हो रहा है और ये कमर्शियल इंटरेस्ट मीडिया प्रोग्राम्स को इंटरटेनमेंट और लाइट कंटेंट्स की तरफ ले जाते हैं और ये कमर्शलाइजेशंस की वजह से मीडिया का नेचर चेंज हो गया है। मज़ीद आपको बताया गया है ओवरऑल इस यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें क्या कुछ बताया गया, मैं निचोड़ बता देता हूँ। तो इसमें कुछ इस तरह से आपको बताया गया कि जिससे हम ना कल्चर ऑफ इंटरटेनमेंट कहते हैं ना, वो अब मीडिया का पार्ट बन चुका हुआ है और इससे ना प्रोग्राम क्वालिटी पे नेगेटिव इफेक्ट भी आ रहा है और पब्लिक ओपिनियंस को इंटरटेन करने वाले कंटेंट के ज़रिए मैनिपुलेट किया जा रहा है और ये एलिटिस्ट कंज्यूमर्स कल्चर्स को भी प्रमोट करते हैं। ऐसे रीजन्स जो पुअर हैं, मतलब कि ख़राब है और यहाँ गरीब है और जहाँ इंफॉर्मेशंस और कम्युनिकेशंस की फैसिलिटी कम है, इन पर ना मीडिया का ये इफेक्ट ज़्यादा होता है और ये कंट्रीज के लोकल पॉलिटिकल और कल्चरल लैंडस्केप को भी इम्पेक्ट करते हैं। आईएमएफ भी ब्लेम्ड करता है, इल्ज़ाम लगाता है किस टाइप का। तो ओवरऑल इसमें ना फर्स्ट पैराग्राफ में कुछ इस तरह से आप स्टूडेंट्स को बताया गया है कि एडवर्ड्स हरमन और रॉबर्ट डब्ल्यू मैशचेस्निन जो अमेरिकन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स हैं, कहते हैं कि मीडिया सिस्टम में जो प्रोसेस हो रहा है इनमें ना आईएमएफ का भी रोल है। आईएमएफ अपने प्रोग्राम्स के थ्रू मीडिया पेनिट्रेशंस को फैसिलिटेट करता है जिससे वेल्थी कंट्रीज अपने इन्फ्लुएंसेस अंडर डेवलप्ड कंट्रीज तक पहुंचाते हैं। ओके इस वाले पैराग्राफ में कुछ इस तरह से आप स्टूडेंट्स को बताया गया है कि मीडिया ट्रांसनेशनल कंपनीज और आईएमएफ मतलब कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का ये स्कैम ग्लोबल सिस्टम्स के अंदर ऑपरेट करते हैं। अच्छा, ये आईएमएफ का एब्रीविएशन भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, मज़ीद जैसे कि मैं बता रहा था कि जिसमें ना न्यू लिबरल रूल्स को अप्लाई किया जाता है। अब ये जो लिबरल रूल्स जो है ना, ये बहुत ख़तरनाक हैं। इसमें क्या है कि वन वर्ल्ड ऑर्डर शामिल है। अच्छा, जैसे कि मैं बता रहा था कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स और सोशल अप्रोप्रिएशंस को रिड्यूस करते हैं ना, ये एक्सट्रीम इनइक्वालिटी के ना एक डेंजरस कम्बिनेशंस भी बनाते हैं। ओवरऑल ये सेकंड पैराग्राफ में यही कुछ आप स्टूडेंट्स को बताया गया था। हेल्पलेस मीडिया स्टैंडर्डाइजेशंस में आप स्टूडेंट्स को कुछ इस तरह से इसमें बताया गया है कि स्टैंडर्डाइजेशन से का मतलब है कि मीडिया की स्ट्रक्चर्स और कंटेंट को ना हर जगह एक तरह से डेवलप करना। इसे ना नेशनल कल्चर्स की ऑथेंटिसिटी लॉस हो रही है और मीडिया इंडस्ट्री की कंज्यूमर स्पिरिट का सब कल्चर्स अपना रहे हैं और ये मीडिया वर्कर्स को डायलेमा में डाल देते हैं जहां इन्हें ना सच लिखने और न्यूट्रल रहने का फैसला करना पड़ता है। अच्छा, ये जो है ना स्टैंडर्ड मेंटेन करने की क्वालिटी होती है मीडिया की, मतलब कि सम टाइम क्या होता है कि मीडिया जो है वो अपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन नहीं कर पाता, तो किस तरह से अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन कर रहा होता है। तो ये ओवरऑल आपको इसमें यही कुछ बताया गया था। तो मज़ीद मैं आगे आ जाता हूँ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे कि ये क्वेश्चन है वेदर टू राइट ट्रूथफुली एंड एक्यूरेसी, ठीक है, हु ऑफ्टन फेस द डायलेमा ऑफ वेदर टू राइट। अच्छा, इस सवाल को मैं यहाँ से लेके यहाँ तक ना हाईलाइट कर लेता हूँ। बस यही सवाल जो है वो इम्पोर्टेंट हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा सिविल जर्नलिज्म हो गया, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, अब मैं मज़ीद बढ़ता हूँ। हाउ डू कम्बैक्ट द अल्टरनेट मीडिया। तो इसमें आप स्टूडेंट्स को कुछ इस तरह से बताया गया है कि अगर हम नेशनल और मीडिया ऑथेंटिसिटी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं ना, तो इन्हें अल्टरनेटिव नॉन प्रॉफिट मीडिया को डेवलप करना होगा और ये अल्टरनेटिव मीडिया मार्केट को लोकल लेवल पर शुरू किए जा सकते हैं और फिर इनको ना हायर लेवल्स पे एक्सपेंड मतलब कि बढ़ाया जा सकता है। इससे ना ग्लोबल मीडिया को के कंट्रोल को डिसेंट्रलाइज भी किया जा सकता है। ओवरऑल ये था आपका लेसन नंबर 41। कैसा लगा कमेंट्स में लाजमी बताएं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है आप स्टूडेंट्स को बता देता हूँ। जैसे कि इन द स्टार्टेड इसमें कुछ फैक्ट्स हैं लेसन नंबर 41 में जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसमें सबसे पहले जो है वो ग्लोबलाइजेशन से क्या है या ग्लोबल जो वर्ल्ड है क्या है और नेशनल इंटरनेशनल एंटिटी क्या है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये सेकेंड पैराग्राफ में बताया गया है। ओके,
आगे है मीडिया एंड कंज्यूमरिज्म्स में, ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि कंटेंट और कॉपीराइट्स इंडस्ट्री सच एज टेलीविजन। अच्छा, इसमें यही इंपॉर्टेंट है कॉपीराइट और इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं। टेलीविजन, म्यूज़िक, वीडियो, फिल्म और इंटरनेट डायरेक्टली जो है वो एडवर्टाइजमेंट या इनडायरेक्टली जो आते हैं वो कंज्यूमरिज्म्स को टारगेट करती हैं। ओके, इसमें यही इंपॉर्टेंट है। और ये जो है मीडिया एंड कम्युनिकेशन सेक्टर इज़ अ पावरफुल एजेंट, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फ्लिप साइड ऑफ मीडिया, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें ना मैंने कुछ कुछ वर्ड हैं बीच में ना एक दो हाईलाइट किए होते हैं, तो मुझे डाउट होता है कि ये कहीं एमसीक्यूज़ में ना आ जाए या फिर शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन में ना आ जाए, इसलिए मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। और जो जो लाइंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती हैं या लॉजिकली जिनको अंडरस्टैंड करना लाजमी होता है, उनको भी मैं हाईलाइट करता हूँ। ओके, तो मेरी दुआ है कि जो भी स्टूडेंट्स इस कोर्स में इनरोल्ड है, अल्लाह ताला अच्छे नंबरों के साथ कामयाब करें। और मेरी ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके लिए मंजिलें आसान करें और और आपके अहल व याल पर रहमतें, बरकतें, शफ़क़तें, अनायतें और फ़ज़ल अल्लाह ताला हर मुकाम पे, हर जगह, हर लम्हात में रखे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। और बस ये मैंने इसमें जो है आईएमएफ ब्लेम्ड जो है वो क्या करता है, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और इसमें मीडिया फ्रीडम एंड ऑब्जेक्टिविटी डिक्लाइनिंग, इसमें ये इंपॉर्टेंट है। इसमें स्पेशली जो इंपॉर्टेंट है वो यही कि जो है टाइम वार्नर की जो सालाना इनकम क्या है और डिज्नी की सालाना इनकम क्या है और न्यू कॉर्पोरेशन की सालाना इनकम क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और मज़ीद अगर नीचे आया जाए तो बस यही छोटा सा लेसन था, ठीक है। इसमें ज़्यादा इतना कोई क्रिटिकल सिचुएशंस नहीं है कि आप मेमोराइज ना कर सकें या याद ना रख सकें। तो बस इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट थे पॉइंट मैंने हाईलाइट कर लिए हुए हैं, तो इनको आप देख लीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं लेसन नंबर 42 में। टिल देन थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।